हेलो, मैं पंकज सिंह केमिस्ट्री क्लासेस छपरा से। मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, आज हम लोग मिलकर डिस्कशन करने वाले हैं ये कि आखिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तुलना में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक क्यों है। तो आइए हम लोग यह जानने की कोशिश करें। रीजन्स फॉर लार्ज नंबर of organic compounds. Okay, regions for large number of organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बहुत अधिक संख्या होने का कारण देखने की कोशिश करें तो आइए हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल पर नज़र डालें। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कुल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में उपस्थित है। यहाँ थोड़ा सा एक बात याद रखना होगा कि 113, 115, 117, 118 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के बारे में अभी बेहतर जानकारी नहीं है, इसलिए आप 118 एलिमेंट्स के बदले आप 114 टोटल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है। आइए हम लोग यह मान लें कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। यदि 118 एलिमेंट्स में से हम एक कार्बन को हटा लें, यदि हम एक कार्बन को माइनस कर लें तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बचते हैं, एक तरफ 117 टोटल एलिमेंट्स हमारे बचते हैं और एक तरफ हमारे कितने एलिमेंट्स बचते हैं, एक अकेला कार्बन बचता है। तो यदि हम लोग स्टडी करें तो हम पाते हैं कि जो 117 एलिमेंट्स जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। ओके, और अकेले जो कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा वो कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, कार्बन कंपाउंड्स कहलाएगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। अब हम लोग इनका कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि जो जितने अभी तक कंपाउंड्स ज्ञात हैं उनमें से करीब 90% जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और करीब जो 10% कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, अगर हम लोग संख्या में देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या 15 मिलियन से अधिक है। ओके, मोर देन 15 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और 1 मिलियन 10 लाख नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमारे सामने यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तुलना में बहुत अधिक क्यों है। तो इसके कारण अब हम लोग देखने की कोशिश करें। ओके, हम लोग अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कार्बन जो है यह ग्रुप 14 में है। कार्बन जो है यह ग्रुप 14 में स्थित है पीरियोडिक टेबल के, और इसका साइज छोटा होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। इस प्रकार से हम कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाते हैं, ओके, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग 4 पाते हैं। तो कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसकी संख्या 4 होती है इसका उपयोग यह स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के निर्माण में करता है। यह कार्बन न तो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है न हाई इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स है, और यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन का जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका उपयोग 4 कोवलेंट बॉन्ड के निर्माण में करता है। यदि हम कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल 4 कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में करता है, या अन्य 4
दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के निर्माण में करता है, जो कार्बन का क्या कहलाता है, टेट्रा वैलेंसी कहलाता है। ओके, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चतुसंयोजकता। टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है और वैलेंसी का मतलब कंबाइंड करने की, कंबाइन होने की एबिलिटी होती है। तो यह क्या करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो 4 कार्बन के साथ भी हो सकता है या दूसरे 4 एलिमेंट के साथ, मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ भी हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग देखें कि वे स्पेसिफिक कैरेक्टर, वो पिकुलियर कैरेक्टर क्या है जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले अगर नजर डालें तो हम पाते हैं किटनेशन प्रॉपर्टीज, CATENATION, किटनेशन प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में हम कहते हैं श्रृंखलन गुण। ओके, हम लोग इसको कहते हैं श्रृंखलन गुण। क्या है किटनेशन प्रॉपर्टीज? ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो किटनेशन टर्म है, जो किटनेशन टर्म है, ये एक लैटिन वर्ड किटेना से रिलेटेड है। ओके, किटेना से रिलेटेड है जिसका अर्थ होता है चेन। इसका मतलब कि किटनेशन प्रॉपर्टीज का तात्पर्य चेन फॉर्मिंग एबिलिटी होती है, चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती है। हम पाते हैं कि कार्बन का एक परमाणु कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन के यहाँ 3 परमाणु मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। कार्बन के बहुत सारे एटम, जैसे कार्बन की बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर एक लॉन्ग चेन का निर्माण कर सकते हैं। ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। ओके, ये लॉन्ग चेन क्या हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ये लॉन्ग चेन ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है। ओके, ये ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है, यानी कार्बन के चेन सीधी श्रृंखला में भी हो सकते हैं, शाखित श्रृंखला में भी हो सकते हैं, और कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ साइक्लिक कंपाउंड का भी निर्माण कर सकता है। तो कार्बन का यह प्रॉपर्टी जो होता है, यह किटनेशन प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो आइए फिर से हम लोग देखें कि किटनेशन प्रॉपर्टीज का क्या तात्पर्य है। तो जब किसी एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम एक दूसरे से सेल्फ लिंकिंग करके, एक दूसरे से जुड़कर बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, तो यह क्षमता उस एलिमेंट का किटनेशन प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं किटनेशन प्रॉपर्टीज कार्बन में कि हम पाते हैं कि कार्बन के 2 एटम से लेकर कार्बन के हजारों एटम सेल्फ लिंकिंग करके लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम लोग ग्रेफाइट की बात देखें, हम लोग डायमंड की बात देखें, हम लोग फुलेरिन की बात देखें, तो ये सब ज्वाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन अपनी किटनेशन प्रॉपर्टीज को बेहतरीन तरीके से शो करता है। तो एक लाइन की बात है, क्या है किटनेशन प्रॉपर्टीज? कार्बन का सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, कार्बन एटम का सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कार्बन का किटनेशन प्रॉपर्टीज कहलाता है। और पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट ज्ञात है उनमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी किटनेशन प्रॉपर्टीज, श्रृंखलन क्षमता कार्बन के जैसा है। तो ये एक प्रॉपर्टीज हुआ, ये एक गुण हुआ जो कार्बन कि यौगिकों की बहुत अधिक संख्या होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम लोग दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो हम पाते हैं हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है वो एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, इसको क्या हम कहेंगे? सहसंयोजक आबंध निर्माण की क्षमता कहेंगे। ओके, तो आइए हम लोग ये देखते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि कार्बन जो है यह अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 का इस्तेमाल 4 कोवलेंट बॉन्ड के रूप में करता है।
ओके, जो इसका टेट्रावैलेंसी कहलाता है। कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ साथ यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी तत्वों के साथ कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है और जो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो दूसरी तरफ यदि हम कार्बन की बात मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की करें तो कार्बन लिथियम के साथ भी बनाता है बॉन्ड, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, कैडमियम के साथ, मरकरी के साथ। ओके, ये अपना जितने भी मेटल हो गए इन सभी मेटल्स के साथ कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। और मेटल जो ये हैं इस मेटल के साथ जो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करके कंपाउंड का निर्माण करता है, उस कंपाउंड पर सामान्य ताप और दाब पर एयर और वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारे दो कैरेक्टर कार्बन के पिकुलियर कैरेक्टर हमने देख लिए, एक कार्बन का किटनेशन प्रॉपर्टीज और दूसरा कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड निर्माण करने की एबिलिटी। अब आइए हम लोग तीसरा पिकुलियर कैरेक्टर कार्बन का देखते हैं, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ओके, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बहुआबंध निर्माण की योग्यता। ओके, तो कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड निर्माण करने की एबिलिटी होती है। देखिए, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, साथ ही साथ कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का भी निर्माण कर सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण कर सकता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या दर्शाता है कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ यह अन्य एलिमेंट के एटम के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है और यह कैरेक्टर सिर्फ कार्बन का ही हो सकता है, अन्य किसी एलिमेंट में ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इतने डाइवर्स नेचर का, इतने विविध प्रकार के मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करे। तो मेरा तीसरा कैरेक्टर भी पिकुलियर कैरेक्टर रेडी हो गया। अब आइए हम लोग चौथा पिकुलियर कैरेक्टर देखें। तो चौथा पिकुलियर कैरेक्टर मेरा क्या हो गया, आइए तो चौथा पिकुलियर कैरेक्टर हम लोग देखें तो EXISTENC एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स। ओके, आइसोमर्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं समावयवी का अस्तित्व। ओके, समावयवी का अस्तित्व। आइए अब सबसे पहले हम लोग देखें, हम लोग इसको क्या कहते हैं, समावयवी का अस्तित्व। ओके, समावयवी का अस्तित्व क्या है, आइसोमर्स का एग्जिस्टेंस। हम लोग इसके लिए सबसे पहले आइसोमर्स को समझना होगा। तो हम एक एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, CH3 CH2OH CH3O CH3, मेरे पास ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। और यदि अगर आप जानते होंगे तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यह किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का है। तो मैंने तो अभी आप लोगों को नोमेनक्लेचर नहीं बताया है। ओके, तो आप इतना ये जानिए कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह एक प्रकार का अल्कोहल है। यहां पर अगर नजर डालिए तो ऑक्सीजन दो कार्बन एटम से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डेड है। तो जब ऑक्सीजन दो कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्डेड हो तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को ईथर कहते हैं। इसका तात्पर्य ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का ईथर है। अब अगर हम नजर डालें तो हम क्या पाते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, दो कार्बन हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी दो कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 है। इसमें भी 6 हाइड्रोजन है। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 1। इसमें भी ऑक्सीजन 1। तो इस प्रकार से हमने
देखा कि C2H6O ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये इस अल्कोहल का भी है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये इस ईथर का भी है। तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि ये जो दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स कहेंगे, समवयवी कहेंगे। ओके, और यह घटना क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, समावयवता कहेंगे। तो किसे कहते हैं आइसोमर्स, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula, they are called isomers and this phenomena is called isomerism। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक है इसलिए आइसोमेरिज्म की घटना ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा एकदम जनरल रूप में रिप्रेजेंट की जाती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत अधिक संख्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग देखें तो हमारे 4 पिकुलियर कैरेक्टर कार्बन के हमने देखे। पहला कैरेक्टर हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने कैरेक्टर देखा हमारा किटनेशन प्रॉपर्टीज। ओके, किटनेशन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। और दूसरा क्या हम लोगों ने देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा हम लोगों ने क्या कैरेक्टर देखा, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ओके, मल्टीपल बॉन्ड। फिर हमने नेक्स्ट कैरेक्टर क्या देखा, एग्जिस्टेंस। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स। तो ये जो चारों कैरेक्टर हैं, ये चारों कैरेक्टर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक है। इसके साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन का पोजीशन है जो कि ग्रुप 14 के अंतर्गत आता है, यह कार्बन का पोजीशन भी रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत अधिक संख्या के लिए। तो कोई एक इकलौता कार्बन का कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक होने के लिए जिम्मेदार हो। ओके, तो शायद हम लोग अभी ये समझ चुके हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तुलना में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक क्यों है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।